मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा, मैं ईएनटी हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ और लखनऊ में 17 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। कैंसर की सर्जरी कर रहा हूँ, साथ में ही ईएनटी की जो जटिल सर्जरी है वो सारी सर्जरी मैं कर रहा हूँ। लखनऊ में आने से पहले मैं मुंबई में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल से मैंने प्रशिक्षण लिया है। इसके अलावा वहाँ के सारे बड़े हॉस्पिटल, बॉम्बे हॉस्पिटल, लीलावती हॉस्पिटल और केईएम हॉस्पिटल से अटैच्ड हॉस्पिटलों में मैंने काम किया है। मैंने पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए वाडिया हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है मुंबई का, जो सिर्फ बच्चों के लिए, उसमें काम किया। इस तरीके से हमने तमाम अनुभव ईएनटी के विभिन्न पहलुओं और हेड नेक कैंसर के लिए मैंने किए। इसके अलावा मैंने केनिया में भी जाके ऑपरेट किए हैं। वहाँ पे लगभग 10 दिन 15 दिन मैं जाके वहाँ पे ऑपरेट करता था विभिन्न ईएनटी के बीमारियों के लिए। 17 साल से मैं लखनऊ में यहाँ पे ऑपरेशंस और सर्जरीज़ कर रहा हूँ और मैं तब से यहाँ से विभिन्न अस्पतालों, कारपोरेट हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और तमाम सर्जरी कर रहा हूँ। मैंने मुंबई से हेड एंड नेक कैंसर में प्रशिक्षण लेने के बाद यहाँ लखनऊ में कैंसर की सर्जरी शुरू करी। जब मैं आया था तो हेड नेक कैंसर सर्जरी का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं था। हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी में एक स्पेशलाइज्ड अलग ब्रांच है। हमारे यहाँ एक दो यहाँ पे कैंसर सर्जन हुआ करते थे, वो सारी कैंसर सर्जरी किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती गई, लोगों को पता चला कि हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी एक अलग स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, तो लोग इसके प्रति आकर्षित हुए और अवेयरनेस बढ़ा। मैंने लखनऊ में हज़ारों सर्जरी की हेड एंड नेक कैंसर की। अब हेड एंड नेक कैंसर समझने की चीज़ है कि हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी का मतलब ये है कि जो हमारे हेड और नेक से संबंधित है, जैसे जबड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, आवाज़ की पेटी का कैंसर, तो ये तमाम इस तरह की जो हमारे मुंह से संबंधित है, जबड़े से संबंधित है, हमारे दांतों से संबंधित है, हमारे गले से संबंधित है, आवाज़ की पेटी से संबंधित है, इनके कैंसर एक अलग स्पेशलाइज्ड ब्रांच में लिए जाते हैं, जिसको हमने एक ग्रुप बनाया हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी। इवन टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और कैंसर का सबसे बड़ा सेंटर है, वहाँ पे विभिन्न ब्रांच है कैंसर की, जिसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। और इस तरीके से लखनऊ में भी आज की डेट में एक स्पेशलाइजेशन लोगों को समझ में आने लगी है और एक अलग ये आइडेंटिटी है जिसमें हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। इस तरीके से 17 सालों से मैंने बहुत केसेस किए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कैंसर ऑपरेट किया, चाहे वो बड़े हॉस्पिटल्स में किए, अगर पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से छोटे हॉस्पिटल में किया। यहाँ पे हमने एक टीम डेवलप करी जिसमें प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं, डेंटल सर्जन होते हैं, जो बड़े बड़े फ्लैप सर्जरीज, ये सारी सर्जरीज जो बड़े सेंटर्स पे आज हिंदुस्तान में हो रही हैं, हम लोग लखनऊ में कर रहे हैं। मैं जब शुरू में लखनऊ आया, उस समय चूँकि मैंने बॉम्बे में बहुत लंबा समय काम किया था, तो उस समय बहुत सारे पेशेंट्स हमारे टाटा के रेफरेंस के थ्रू या बॉम्बे में हमारे डॉक्टरों के थ्रू हमारे पास आते थे। लेकिन इन 17 सालों में एक बहुत बड़ा एरिया मैं अब कवर करता हूँ। मेरे पास उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले से पेशेंट्स होते हैं, बिहार से होते हैं, इवन पंजाब से बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, उड़ीसा से होते हैं, दिल्ली से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, और इवन हिंदुस्तान के बाहर में बहुत सारे पेशेंट्स जो सऊदी अरब के हैं, कुवैत के हैं, दुबई के हैं, इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और मैं ऑपरेट करता हूँ। मैं अगर लखनऊ की बात करूँ तो 17 सालों में मैंने हज़ारों की संख्या में लखनऊ में हेड एंड नेक कैंसर सर्जरी ऑपरेट की है, चाहे वो कारपोरेट हॉस्पिटल में हो या सामान्य हॉस्पिटल हो। मैं लखनऊ के छोटे बड़े सभी हॉस्पिटल्स में काम किया है, मैंने सर्जरीज़ की है। मैं हेड नेक कैंसर को थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दूं। हेड नेक कैंसर में क्या क्या इंक्लूडेड है। हेड नेक कैंसर में जैसे आपका मुंह का कैंसर, आपके जबड़े का कैंसर, जीभ का कैंसर, आवाज़ की पेटी का कैंसर। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि मान लीजिए मुंह में आपके छाले पड़े, अगर वो छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, या जीभ पे घाव हुआ, या आपके गाल में घाव हुआ,
या आपके गर्दन में कोई गांठ आई, वो लंबे समय तक है ठीक नहीं हो रही है। और साथ में अगर आप तंबाकू वगैरह या बीड़ी इस तरह की चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि मोर देन 97% केसेस हमने देखा है कि आप अगर इस तरह की चीज़ों को लेते हैं उसके बाद ही ये चीज़ें डेवलप होती हैं। बहुत ही कुछ ऐसे मरीज हैं जिनमें ये संभव है कि ये सारी चीज़ें की हिस्ट्री ना हो और ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, तो हो सकता है कि उनमें कोई डेंटल ट्रॉमा की हिस्ट्री हो, लगातार आपके गाल दांत से कट रहे हो या मसूड़े में चोट आ रही हो, ये सब भी कारण हैं और भी कारण हो सकते हैं। तो वो बहुत ही कम प्रतिशत होते हैं। जो अधिकतम प्रतिशत है, जो हम जनता को एक अवेयरनेस देना चाहते हैं कि जो पान मसाला, टोबैको, ये सारी चीज़ें हैं जो हम इंजेक्शन करते हैं या बीड़ी पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है हेड एंड नेक में, या हम ये कहें कि जबड़े के, मुंह में, गले के कैंसर का कारण है। अब अगर हम दूसरी बात करें कि हमें कब इस चीज़ के लिए सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपके मुंह में लगातार छाले आ रहे हैं, आपके जीभ में छाले हैं, कोई घाव है जो भर नहीं रहा है, वहाँ से खून आता है, कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें दर्द हो। हमारे मरीज जो सबसे पहले ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ये घाव तो है लेकिन हमें मुंह में दर्द नहीं होता है। जब तक दर्द नहीं हो मरीज ये नहीं समझता कि वो कोई बड़ी बीमारी है। तो मैं ये समझा दूं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसमें दर्द हो, या आपके गले में अगर कोई गांठ पैदा होती है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो उसमें दर्द हो। सबसे बड़ी बात होती है कि कैंसर में अधिकतर आपके जो घाव होते हैं शुरुआती दौर में उसमें दर्द नहीं होता है, ना ही आपके गांठ में कोई दर्द होती है। तो इस तरीके से होता क्या है कि लोग छोटे छोटे क्वैक्स के पास चले जाते हैं, या जो इसके स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नहीं होते हैं, फिर 2-3 महीना इस तरह की दवाइयों में निकल जाता है। ये आपके समय को ख़राब करता है और आपकी स्टेजिंग कैंसर की बढ़ती चली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, हील नहीं हो रहा है, घाव भर नहीं रहा है, छाला ठीक नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत जो है इसके स्पेशलिस्ट के पास जाइए और अपनी शंका का समाधान कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैंसर के रूप में परिवर्तित हो रहा है और आप इसमें लेट हो जाएं। मैं कैंसर के इलाज का सबसे रोचक तथ्य आपको बताता हूँ। मरीज आया, उसके मुंह में छाले हैं, लंबे समय से हैं, अपनी जो छोटी मोटी उसने इलाज किया, छोटी छोटी जगहों पे गया या कुछ डॉक्टरों को दिखाया, लोगों ने कुछ कहा कि नहीं भाई जाके इसको दिखा लो, बड़े डॉक्टर के पास दिखा लो। वो आया, मरीज को देखा गया और हमने बताया कि नहीं भाई देखो ऐसा है कि इसकी बायोप्सी करनी होगी। सारी कहानी शुरू यहीं से होती है। जैसे ही मरीज को बताया गया कि नहीं भाई सस्पिशियस है, इसकी बायोप्सी कराओ, मरीज के दिमाग में चलने लगता है कि नहीं हम इसका टुकड़ा निकालेंगे तो ये घाव बुरी तरीके से फैल जाएगा, और यहीं से वो चुपचाप बैकआउट हो जाता है, बिना बताए, किसी को नहीं बताता है, यहाँ से चला जाता है। और हमने अनुभव किया है कि वही मरीज स्टेज 4 में बहुत बुरी हालत में आता है और फिर गिड़गिड़ाता है कि डॉक्टर साहब किसी तरीके से हमें ऑपरेशन कर दो, जान बचाओ। ये एक पहला पहलू है। दूसरा पहलू क्या होता है, जैसे ही पता चला कि नहीं सस्पिशियस है, इसकी बायोप्सी होगी, ये बात उसके सारे रिश्तेदारों में, लोगों में फैलती है और सभी सलाह देना शुरू कर देते हैं। वो पेशेंट इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो कुछ नहीं कर पाता है और फिर आता है तीसरी और चौथी स्टेज में। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात होती है कि उसके रिश्तेदार, हर व्यक्ति उसको इतनी सारी सलाहें देता है कि नहीं भाई देखो बायोप्सी तो करना नहीं है क्योंकि ये बढ़ेगा, तुम ऐसा करो, इसकी दूसरी पद्धतियां हैं जो नॉन साइंटिफिक हैं, मैं किसी पैथी के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ चले जाओ, यहाँ वो बाबा हैं वो इलाज करते हैं, कोई ये पुड़िया देता है वो इलाज करता है, कोई रात के टीवी में 12 बजे बताता है कि इस चीज़ से कैंसर इलाज हो जाता है, ये बॉटली पियो उससे ठीक हो जाता है, कुछ मौलवी साहब हैं वो इलाज करते हैं ठीक हो जाता है। इस तरह की तमाम नॉन साइंटिफिक पद्धतियाँ अपनाना शुरू करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। जब स्ट्रेस में होता है तो वो इस तरह की सबकी बातों को मानना शुरू करता है और इस तरीके से शुरू होता है एक तीसरा सिलसिला जब उसको लैंड अप करता है कि फिर लास्ट स्टेज में। तो ये जो 3 हमने परिस्थितियां बताई कि जैसे ही मरीज टेबल पे होता है और उसको सिर्फ अभी सस्पिशियस होता है, ये कहानी बदल जाती है। और वो मैं आपको बताऊं, मैं अनुभव से 100 में से 75 से 80% ये संख्या है जो इन मिथ्य का शिकार है कि बायोप्सी नहीं करना है
या फिर हमें सर्जरी में नहीं जाना है, अभी डॉक्टर साहब बायोप्सी करेंगे, इसमें कुछ निकलेगा, फिर कहेंगे इसे सर्जरी करो, फिर हमें सर्जरी करनी पड़ेगी, मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा और मेरी ज़िंदगी नहीं बचेगी। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसका मैक्सिमम 70 से 75% पब्लिक, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो, दोनों इसके शिकार हैं। देखिए, मैं डेली कैंसर के तमाम पेशेंटों को देखता हूँ और उनको एडवाइस करता हूँ। जैसे ही अभी मैंने बताया, इसके एक चौथी बिरादरी और मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही पेशेंट्स हमारा सस्पिशियस होगा, उसके तमाम मरीज, और ये मैं अपने दर्शकों को भी और तमाम कैंसर के मरीजों को भी बताना चाहता हूँ और सचेत करना चाहता हूँ, उनके तमाम रिश्तेदार, कहीं न कहीं से दोस्त मित्र, उनके सहयोगी, उनके शुभचिंतक निकल के बाहर आ जाते हैं, आके चलो नहीं डॉक्टर से मेरी बात कराओ। हर व्यक्ति आता है डॉक्टर से, उनके बारे में पूछता है। तो मैं अनुभव बताता हूं कि मैं 10 से 15 सालों से एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक उनके साथ अपनाता हूं। मैं कहता हूं भाई, ऐसा है कि तुम उनके बहुत शुभचिंतक हो, मरीज का बड़ा ऑपरेशन होना है, पैसे से व्यक्ति कमज़ोर है, तुम उसको कुछ पैसे दो और कम से कम अपना एक बोतल खून दो जो उसको आवश्यकता होगी। मैं आपको बताता हूं, उसमें से 80% रिश्तेदार कहीं न कहीं और सारे सहयोगी मित्र सब गायब हो जाते हैं। जो उनका बहुत ही नियरर डियरर होता है वही उसमें शामिल होता है, और मैं उसको सारी बातें समझाता हूं, क्योंकि कैंसर पेशेंट के लिए एक काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में ले जाता है मरीज को, और उसके जो अपने खास रिश्तेदार हैं, उसके माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में ले जाता है। ये शब्द बड़ा ही भयावह हो जाता है जब हम मरीज को बताते हैं। तो जनरली तो हम पहले बात मरीज के सामने उसको ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं कि उसे क्या है, उसको पूरी तरीके कंसोल करते हैं। उनके जो समझदार उनके घर वाले होते हैं उनको बताते हैं, और फिर इसको धीरे धीरे कैसे टैकल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी डायरेक्ट पेशेंट्स के सामने ये सारी चीज़ें न की जाए, क्योंकि ये इमोशनल ब्रेकडाउन करने की स्थिति होती है। तमाम पेशेंट्स गलत निर्णय ले लेते हैं। इवन मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जब उनको डायग्नोस हुआ, वो सारी चीज़ें हुई, आजमगढ़ का एक पेशेंट था, उसने जाके हैंग कर लिया। तो ये एक सोशल विकृति भी पैदा हो जाती है, और मैं इसके माध्यम से उन सारे रिश्तेदारों को बताना चाहता हूं कि भाई, आप मरीज को मारो नहीं, जिंदा रखने का प्रयास करो। आप उसके शुभचिंतक हो, उसकी बिल्कुल उसकी चिंता करो, लेकिन उसको कंफ्यूज मत करो कि वो इस चीज के लिए परेशान हो जाए। देखिए, हेड एंड नेक कैंसर में मुंह के जबड़े, जीभ के, गाल के, इन कैंसर का अगर प्रारंभिक स्थिति में इवन पहले से लेके स्टेज 4 तक जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मॉडलिटी है वो सर्जरी है। सर्जरी से क्या करते हैं, आप उसके जो भी कैंसर, जो हिस्सा खराब हुआ है, इसको बड़े हिस्से को आप निकाल देते हैं। आज प्लास्टिक सर्जरी इतनी अच्छी तरीके से हो सकती है, उसको आप उस हिस्से को फिर से बना सकते हैं। जब आप हिस्से को बना देते हैं तो वो लगभग बिल्कुल अच्छा दिखने लगता है, आपका जो फंक्शन है उस पार्ट का वो फंक्शन भी करता है। इस तरह की आज की मॉडलिटी में सर्जरी है। उसके बाद हम कीमोथेरेपी और रेडिएशंस में आते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम सर्जिकल स्टेज क्रॉस अगर कर गया हो तो पहले हम कीमोथेरेपी करके हम उसको रिव्यू करते हैं, उसकी एमआरआई करते हैं, पैट स्कैन करते हैं, और हम फिर सर्जरी परफॉर्म करते हैं। अब मरीज या उसके रिश्तेदार आके पूछते हैं कि साहब, ऐसा है कि हम सर्जरी नहीं करना चाहते हैं, हम केवल कुछ और तरीके बता दीजिए जिससे हम उसको ठीक कर सकें। अगर आप सर्जरी नहीं करना चाहते हैं या सर्जरी से डर रहे हैं तो लोगों को ये लगता है कि शायद हम कीमोथेरेपी से पूरी तरीके से सही हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी हमारी बीमारी के प्रोग्रेशन को कुछ चेक कर सकती है, रोक सकती है, कम कर सकती है, लेकिन पूरी तरीके से कुछ कैंसर्स होते हैं जिनमें कीमोथेरेपी का बहुत अच्छा रोल होता है। लेकिन मैं जहां तक मुंह के कैंसर की बात कर रहा हूं, जबड़े के कैंसर की बात कर रहा हूं, इस तरह के कैंसर्स में जो उनकी वैरायटी आती है बायोप्सी के बाद, जनरली वो सर्जरी फ्रेंडली होता है। सर्जरी से ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट होता है रादर देन कीमोथेरेपी से। तो इस मिथ में भी लोग फंस जाते हैं और लंबा कीमोथेरेपी करके उसकी स्टेजिंग को या उस बीमारी को प्रोग्रेस करते रहते हैं, क्योंकि वो बीमारी शरीर में आपके कहीं भी मेटास्टेसिस होके, चाहे वो लिम्फेटिक्स के थ्रू, चाहे वो ब्लड के थ्रू, आपके शरीर के किसी भी हिस्से में जा सकती है।
तो हमें लिंगर ऑन करना, बीमारी को बढ़ा के रखना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है।